So inclination of a line जो है it is basically the angle which is measured counterclockwise या anti-clockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line, which we basically term as the inclination of some line L. सादा अल्फाज में या अगर आपको दिखाया जाए तो एक लाइन है, दिस इज दैट लाइन। अब इस लाइन को हम L कह देते हैं। अब इसका जो एंगल ये बना रही है एक्स एक्सिस से, जिसको हम मेजर करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, लेट्स से इसको अल्फा कह देते हैं, जो कि 0 और 180 के दरमियान में है, राइट। इसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन में। अब यानी कि जब ये एंगल जो है जब ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो दिस एंगल विल बिकम जीरो। सिमिलरली जब ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ दिस लाइन वुड बी 90 डिग्रीज। 4.3 के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ बताएगी है वो स्लोप, या जिसको हम ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन है उसका कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे चलते हो तो आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो और वर्टिकल भी कर रहे हो। कैसे? लेट मी शो यू। लेट्स से कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही बना देता हूँ कि एक लाइन को कह देता हूँ इंक्लाइन प्लेन। अगर आप उस लाइन के ऊपर चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो, तो आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये भी कवर कर रहे हो, और फिर उसके बाद जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो। अब जितना राइज ज़्यादा होगा, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इंक्लाइन उतना स्टीपर होगा ना। मतलब आप एक इस तरह के पहाड़ पे अगर चढ़ रहे हो, इट विल बी ईजियर। अगर वो पहाड़ ऐसे हो, स्टीपर हो, इंक्लाइन और ज़्यादा हो, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट, इट विल बी मोर स्टीपर, राइट। अच्छा, ये जो मेजर है ना इस स्टीपनेस का, इसको बेसिकली स्लोप या ग्रेडियंट कहते होते हैं, और इसको मैथ के अंदर एक स्टैंडर्ड बस उन्होंने रख दिया है कि एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ये स्लोप क्या है, ये एम क्या है? दिस इज बेसिकली राइज ओवर रन, राइट। मतलब जितना ज़्यादा राइज होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यहाँ से यहाँ तक भागता है और उसको राइज इतना करना पड़ता है, तो इस तरह की एक चीज़ बन जाती है। एक और इंसान यहाँ से यहाँ तक भागता है लेकिन उसका राइज इतना है, तो देखो ना उसकी कितनी स्टीप होगी अगर उसने मतलब इधर से ऊपर जाना हो, तो स्टीपनेस ज़्यादा हो जाती है राइज जाना होने से। तो बेसिकली ये राइज बाय रन का रेशियो है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में लेके जाता हूँ तो राइज ये बन रहा है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं टेक्निकली, और रन ये बन रहा है जिसको हम बेस भी कह सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो इंक्लिनेशन है उसको हम अल्फा करते हैं, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर, विच इज राइज, ओवर बेस, विच इज रन। तो स्लोप को आप राइज बाय रन भी लिख सकते हो, अगर आपको बताया हो y बाय एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि ये बेसिकली टेंजेंट ऑफ द अल्फा है, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है। और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डेफिनेटली उसकी इंक्लिनेशन ज़ीरो होगी, तो उसका स्लोप जो है वो भी ज़ीरो होगा, टेंजेंट ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होगा। लाइन अगर वर्टिकल है, बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी हुई है, तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्रीज है, एंड टेंजेंट ऑफ 90 इज इन्फिनिट, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज एज स्टीप एज समथिंग कैन बी, इट्स इन्फिनिटली स्टीप। सो अब ये जो इंक्लिनेशन होती है ना अल्फा, ये अगर 0 से 90 के दरमियान में हो तो हम कहते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, 90 से 180 के दरमियान में तो हम कहते हैं नेगेटिव है। कैसे? बेसिकली अगर मैं 0 से 90 मतलब एक इस तरह की लाइन बना लेता हूँ, जाहिर सी बात है 0 से ज़्यादा 90 से कम होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, ये भी 90 से कम होगा, एंड सो ऑन। अब इसके स्लोप को पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि राइज है और रन है। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया कि राइज है? यार उसका एक स्टैंडर्ड जेन में ये है कि आप लेफ्ट से राइट पे अगर उस लाइन पे जाओ और आप ऊपर जा रहे हो ना, तो बेसिकली पॉजिटिव स्लोप है, इट्स अ राइज। अदरवाइज अगर मैं बना दूं कोई इस तरह की लाइन, अब इसका अगर आप एंगल देखते हो तो वो 90 से बड़ा है ना, राइट। और इसमें अगर लेफ्ट से राइट पे जाते हो, लेफ्ट से राइट पे जाते हो तो ये फॉल है, तो इसलिए इसके स्लोप को नेगेटिव कहते हैं। तो बेसिकली अगर 90 और 180, मतलब 90 से बड़ा है और 180 तक कहीं है, तो वो बेसिकली फॉल होती है, तो इस वजह से उसका स्लोप नेगेटिव होता है।
0 से 90 तक है, 0 से 90 तक, मतलब ये 0 है, ये 90 है। अब इसके दरम्यान में कोई भी लाइन है, उसमें लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो वो राइज होगा, तो इसलिए उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। सो थ्योरम नंबर 1 कह रहा है कि अगर एक नॉन वर्टिकल लाइन एल है जिसकी कोई इंक्लिनेशन है अल्फा, और वो पास करिए दो पॉइंट्स में से, सम वन पॉइंट इज पी x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा पॉइंट है q उसके x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, देन द स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ दिस लाइन l विल बी गिवन बाय दिस। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट प्रूफ फर्स्ट सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स मिला के। बहुत इजी प्रूफ है ये। सो करना आपने क्या है कि सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओ, जो इसने बात की हुई है उसको आप अब जो बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है दैट्स अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स, इसको मैं बड़ा इजी करके आपको बना के देता हूँ। एक लाइन एल बना देते हैं जी, ये बन गई लाइन, लेट मी मेक इट स्ट्रेटर, ओके देयर यू गो। ये लाइन एल है और इसकी इंक्लिनेशन जो है डेफिनेटली दैट्स द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, तो उसको कह देते हैं अल्फा, राइट। अब एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल ये है, तो अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो उसके साथ भी एंगल डेफिनेटली अल्फा ही होगा। अच्छा, अब हम कह देते हैं कि यार ये दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करिए, जैसे उसने थ्योरम के अंदर कहा हुआ है। एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट जो है वो Q है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2 है। ठीक हो गया। अब अगर मैं डॉटेड लाइन में ये चीज बनाता हूं और ये चीज बनाता हूं, राइट, और जहां पे ये अटैच हो रहे हैं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं T कह देता हूं, राइट। सो हम प्रूफ में सिंपली ये लिख सकते हैं कि let m be the slope of this line L, be the slope of line L, या सिंपली L भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो मेजर ऑफ लेंथ P टू T है देन क्या होगा? अब मेजर ऑफ लेंथ अगर आपने P टू T देखना है, जो कि ये लेंथ बन रही है, राइट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बन रही है। अब इसका अगर आपने मेजर देखना है तो क्या होगा? अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, इस पॉइंट का x2 है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले कराया था x2 माइनस x1 इसका मेजर होगा। तो इसको सिंपली जो है आप लिख दो कि इसका मेजर होगा x2 माइनस x1, which basically is the run as well. Similarly, the measure of point T से लेके point Q तक जो है will be equal to this, right? Again, हम अब measure of TQ की बात करें तो we are talking about this line, right? और इस लाइन के अंदर अगर आप इधर का लेवल देख रहे हो तो ये y1 है, इधर को देख रहे हो तो ये y2 है, तो y2 माइनस y1 करोगे तो ये राइज आ जाएगा, राइट। और साथ आप ये मेंशन भी कर सकते हो कि दिस इज बेसिकली द राइज। सो बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप हम लिख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्लोप क्या है कि इट इज राइज ओवर रन, राइट, जो कि बेसिकली राइज परपेंडिकुलर बन रहा है, रन जो है उसका बेस बन रहा है, तो उसको हम परपेंडिकुलर बेस को टेंजेंट ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास आ गया है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, जैसे हम डेरिवेटिव्स जब ले रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ को हम इतना जूम इन करते हैं कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा हो जाता है। तो ये dy होता था और ये dx होता था, और डेरिवेटिव क्या होता था? dy बाई dx ना। इसलिए मैं उसको स्लोप कह रहा था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना, दिस डिफरेंस इन y एंड डिफरेंस इन x, बस यहाँ पे ये कि वो थोड़ा सा बड़ा है, डेरिवेटिव में बिल्कुल छोटे से डिफरेंस पे चले जाते होते हैं। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई, जस्ट जनरल नॉलेज, लाइन की अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो तो उसका आप डेरिवेटिव लो, उससे भी आपका स्लोप आ जाता है। डेरिवेटिव लेके उसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इट गिव्स यू द स्लोप एज वेल।
or you can calculate the slope like this as well. अच्छा, इसके बाद जो थ्योरम 2 है उसमें बेसिकली कोई प्रूफ नहीं है, वो आपको दो चीज़ें बता रहा है। वो कह रहा है कि दो लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी, two lines with slopes m1 and m2, मतलब two lines l1 and l2 with slopes m1 and m2 will be parallel अगर उनके slopes equal हैं। I mean no brainer। अगर मैंने ऐसी कोई लाइन बनाई है और एक और लाइन बनाई है, या चलो यार इस तरह नहीं, यूं बना लेते हैं, और दोनों का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा अल्फा है, दोनों का स्लोप टेंजेंट अल्फा है ना, तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। अच्छा, एंड दीज लाइंस विल बी परपेंडिकुलर अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। बस ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं कि लाइंस के स्लोप अगर इक्वल आएंगे तो इसका मतलब वो पैरेलल है, अगर उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इजी इक्वेशंस। तो पहली जो हमने इक्वेशन देखनी है, हमने देखनी है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस से। अब कोई चीज़ पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस से, तो फिर वो परपेंडिकुलर होगी टू द वाई एक्सिस। सो अभी ये जो डायग्राम्स बनी हुई है इनको बिल्कुल इग्नोर कर दो, मैं अपने से एक बनाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर अगर मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बना दी है, चलें। बेसिकली होगा क्या कि y की लेट्स से यहाँ पे वैल्यू 7 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हो, आप लिख सकते हो ना कि y इज इक्वल टू 7 प्लस 0 टाइम्स x। मतलब x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 7 आएगा, और दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल, राइट? मतलब इसमें y थ्रू आउट 7 है, x की वैल्यूज डिफरेंट होती जाए होती जाए होती जाए, जो भी आप प्लग इन करें y आपका 7 ही आएगा। तो बेसिकली y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो है वो इसकी इक्वेशन बन गई है। अब ये कांस्टेंट यहाँ इस केस में 7 था, जर्नली आपका ये कांस्टेंट y इज इक्वल टू सम a हो सकता है। तो इसलिए इन डायग्राम्स पे अब आ जाओ, हर जगह जो है एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस हो, उसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, बेसिकली y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखी हुई है। अब बात करते हैं इस a की। अगर तो देखो, अगर ये a पॉजिटिव हो, राइट, यानी कि जो डिस्टेंस है आ, जो x एक्सिस से बेसिकली जो ओरिजिन से उस लाइन तक का डिस्टेंस है वो y की वो वैल्यू दे रहा है ना। अगर ये डिस्टेंस 7 है तो ये 7 होगा, अगर ये 6 है तो ये 6 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो x एक्सिस से ऊपर होगी, राइट? अगर ये नेगेटिव है तो लाइन नीचे होगी, क्योंकि देखो ना a, अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये y एक्सिस के ऊपर अगर आप 3 यूनिट्स कवर कर रहे हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -3 होगा। ऊपर कवर करते हैं तो ये 3 होता, राइट? तो अगर a नेगेटिव है तो इसका मतलब है लाइन नीचे होगी। a अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आप बात ही x एक्सिस के कर रहे हो, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 0 होता है, राइट? y इज इक्वल टू 0 इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ x एक्सिस। सो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ना, ये एक जर्नल सा फॉर्मूला आप समझ लो, इक्वेशन है जिसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो तो लाइंस की इक्वेशंस आ जाती हैं। नॉन वर्टिकल लाइंस की, नॉन वर्टिकल लाइंस इसलिए क्योंकि वर्टिकल लाइंस में तो x इज इक्वल टू समथिंग होता होगा ना, उसके लिए तो वी डोंट हैव टू यूज अ फॉर्मूला एनीथिंग। अब इसमें ये m और c क्या है? m एज यू ऑलरेडी नो स्लोप को कहते हैं। c जो है ना, c बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट से अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, तो शायद मूवीज में या वॉर के या उस जुमरे में आपने सुना होगा कि वो मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया प्लेन को। इंटरसेप्ट बेसिकली होता है कि जहाँ पे जाके वो उसको टच क्रॉस क्रैश करता है, राइट? तो वाई इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन वाई एक्स, जो वाई एक्सिस है उसको इंटरसेप्ट कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, दैट्स इट। अच्छा, यानी कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती होगी, राइट? सो अब हमने इसमें करना क्या है कि हम इसमें सबसे पहले ए ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और एक फर्जी सी लाइन बना देते हैं। लेट्स से वो फर्जी सी लाइन जो है वो ये है, ठीक हो गया? अब इस लाइन के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लेते हैं P। उस रैंडम पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स को कह देता हूं कि वो एक्स वाई है, ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा है तो जहाँ पे इंटरसेप्ट है उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट सी है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? डेफिनेटली 0 होगा।
इसके y कोऑर्डिनेट को हम स्मॉल c कह देते हैं। अब इस रैंडम लाइन को L कह देते हैं और इसके स्लोप को M कह देते हैं, और ये सारी बातें जो अंग्रेजी में लिख देते हैं कि भाई लेट दिस P बी अ पॉइंट ऑन सम लाइन, कोई भी लाइन है L जिसका स्लोप M है, और C जिसके कोऑर्डिनेट 0 C हैं, बी द पॉइंट वेयर L बेसिकली क्रॉसेस द y एक्सिस। देन हम स्लोप को लिख सकते हैं, देन क्योंकि दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर है ना, और हमें पता है कि दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर हो तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। सो देन slope will be equal to what? It will be equal to, of course, m, because it is represented by m. And फिर क्या करते हैं कि y माइनस पहले का y, तो y p का मैं ले रहा हूँ, माइनस c का y क्या है, c का y स्मॉल c है, डिवाइडेड बाय p का x कोऑर्डिनेट, मतलब रन निकालने के लिए ना, राइज ओवर रन होता है ना, तो x माइनस उसका क्या है, 0 है। अब इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, ये x माइनस 0 सिंपली x बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा जी, लेट मी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ये बन जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस c। इसको ज़रा सा रीअरेंज करें तो y आपका आ जाएगा mx प्लस c, which basically is the equation of this line जो कि हमें डिराइव करने के लिए कही गई थी। So it's that easy। पिछला जो था वो हमने निकाला था कि वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी कि हम किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते थे अगर उसका स्लोप हमें पता होता और अगर उसका इंटरसेप्ट हमें पता होता, राइट। इंटरसेप्ट ना भी पता हो तो स्लोप पता हो, एक पॉइंट डाल के इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हो। अच्छा, what would you do अगर आपके पास उस लाइन के इंटरसेप्ट हो, लाइक हाउ वुड यू कैलकुलेट, हाउ वुड यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसके नॉन जीरो एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो हैं वो ए और बी हैं। पहले तो सबसे पहले ये है क्या, उसको बना के देखते हैं। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसे बना देता हूँ यूं करके, और ये बोला हुआ है कि यार इसका जो x इंटरसेप्ट है वो a है, यानी कि जहाँ पे ये x को क्रॉस कर रहा है ये इसका a है, डेफिनेटली y इस पे 0 होगा, और जो इसका y इंटरसेप्ट है वो b है, यानी कि जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे बेसिकली x 0 होगा वहाँ पे y की वैल्यू b होगी। अब आगे यार क्या करना, आगे ये करना कि कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान, इसको हम कह देते हैं कि वो p है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से कोई x y। अब यही सारी बातें जो हैं मैं इंग्लिश में लिखूंगा कि लेट दिस पॉइंट P बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ द लाइन जिसके नॉन जीरो x और y इंटरसेप्ट जो हैं वो a और b हैं रिस्पेक्टिवली। फर्दर मोर ये कि यार ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये तो लाइन है, तो लाइन में ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं कि हम P और इस पॉइंट को निकाल के स्लोप निकाल लें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस और इस पॉइंट को निकाल के स्लोप निकाल लें। सो लेट्स राइट दैट डाउन कि सिंस all these points lie on the line, हम स्लोप को, स्लोप जो कि बेसिकली m होता है, उसको लिख सकते हैं कि वो इक्वल होगा किसके, पहले मैं इन दोनों को यूज़ करके लिखता हूँ, तो दूसरे वाले का y 0 है और पहले वाले का y है, x उसका a है दूसरे वाले का, और नीचे वाले का सिंपली x कोऑर्डिनेट है। अच्छा, फिर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके करता हूँ, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इज y और इसका y कोऑर्डिनेट इज सिंपली b, तो y2 माइनस y1 ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज x और इस पॉइंट का 0b का x कोऑर्डिनेट इज सिंपली 0। मतलब कहने का मकसद ये है कि यार ये और ये आपस में इक्वल आ गए क्योंकि ये दोनों स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं कि माइनस वाई जो है दैट इज a माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स। अगर अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ x को इससे और a माइनस एक्स को y माइनस बी से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है मैंने डायरेक्ट लिख लिया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई दे देगा और a माइनस एक्स वाई माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आपको दे देगा। अच्छा, इन दोनों टर्म्स के अंदर इफ़ यू लुक एट इट,
this xy gets cancelled out with this one and you would basically be left with कि 0 इक्वल है ए वाई माइनस ए बी प्लस एक्स बी के। अब इसमें ए बी मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, सो वी कैन बेसिकली फर्दर राइट इट एज कि ए वाई प्लस एक्स बी इक्वल है ए बी के। अभी जो ए वाई प्लस एक्स बी इक्वल्स टू ए बी आया है, इसको देखो ना, इस फॉर्म में आप ले जाना कितना इजी हो गया। सिंपली ए बी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी। तो ये जब ए बी से डिवाइड होगा ए कैंसिल हो जाएगा, वाई बाय बी बच जाएगा। एक्स बी जब ए बी से डिवाइड हो जाएगा तो वो एक्स बाय ए बच जाएगा और वहाँ पे ए बी से डिवाइड होकर 1 बच जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर लो, वाई बाय बी पहले लिखा हुआ उसको बाद में ले जाओ, तो सिंपली एक्स बाय ए plus y by b is equal to 1. Hence the result कि अगर आपके पास जो है दो इंटरसेप्ट्स दिए हो x और y, तो आप सिंपली इक्वेशन उस लाइन की इस तरीके से निकाल सकते हो कि x डिवाइडेड बाय उसका इंटरसेप्ट और y डिवाइडेड बाय उसका इंटरसेप्ट कर लो। टॉपिक 4.4.6 आपको कैलकुलेट करना सिखाएगा एरिया फॉर ट्रायंगुलर रीजन जिसके वर्टिसेस दिए हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस जो हैं P उसका एड्रेस दिया हुआ है, Q उसका एड्रेस दिया हुआ है, R उसका एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, राइट। फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमने ज्योमेट्री के सवाल किए थे उसके अंदर हमें कोई एंगल दो साइड्स दी होती थी या तीनों साइड्स दी होती थी, तो उससे हम एरिया निकाल लेते होते थे। यहाँ पे अब ये है कि वर्टिसेस के एड्रेसेस या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। बिफोर वी बिगिन टू डू दैट मैं आपको ट्रेपीजियम जो होता है उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। तो ट्रेपीजियम बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो एंटी पैरेलल होती हैं। जैसे इसमें ये साइड और ये साइड, ये दोनों पैरेलल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड एंटी पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 वही बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला होता है, लेकिन क्योंकि बेस इसकी नीचे अगर P2 है ऊपर जाके चेंज हो रही है तो वो बेसिकली P1 प्लस P2 का एवरेज, एक्चुअली 1/2 नहीं होता, इनटू द हाइट, ओके, इनटू द हाइट होता है। एक्चुअली जैसे स्क्वायर का होता है ना, स्क्वायर का द बेस इनटू द हाइट होता है और जो कि स्क्वायर की दोनों सेम होती हैं, उसी तरह इसकी वो बेस क्योंकि सेम नहीं है ऊपर जाके चेंज हो रही है तो उसका एवरेज है इनटू द हाइट, जो उसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर यहाँ से लेके टॉप तक। अब अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, जब आप प्रूव कर रहे होगे तो डेफिनेटली पहले ये डायग्राम बनाओगे, पी क्यू आर इस तरह से लिखा हुआ है, आप किसी और प्रेसिडेंस में भी लिख सकते हो क्रोनोलॉजी में। सो एनीवे जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपने इन तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर से तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दैट इज एल, आर से एक ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उसको कह देते हैं एम, क्यू से एक ड्रॉ किया और जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको कह देते हैं एन। अब अगर आप देखो तो ये ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किए इसको मैं कह देता हूँ ये ट्रापेजियम नंबर 1 है, और ब्लू में जो मैंने हाईलाइट किया इसको मैं कह देता हूँ ट्रापेजियम नंबर 2 है। मुझे कैसे पता है ट्रापेजियम्स हैं? अगर ग्रीन वाले में देखते हो तो ये पी एल लाइन जो है ये आर एम लाइन के पैरेलल है, तो दो लाइंस पैरेलल हो गई, दो एंटी पैरेलल हो गई, ये ट्रापेजियम की डेफिनेशन है। इसी तरह अगर मैं देखूं T2 के अंदर तो ये वाली लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू दैट लाइन। अच्छा, अब ये जो दो ट्रेपीजियम है, एक ये हो गया सारा, दूसरा वाला जो है ये हो गया, राइट। अगर इन ट्रेपीजियम के अंदर से मैं इस रीजन का जो एरिया है वो निकाल दूं तो पीछे जो ऑरेंज में ट्रायंगल मेरा बना था सिर्फ ये रह जाएगा, राइट, ये चीज रह जाएगी।
So that is what you basically are required to do in this proof. So we will write कि जो एरिया है, बल्कि इसको ऑरेंज से ही लिखते हैं, जिसमें बेसिकली ये ट्रायंगल है. लेट्स पिक द क्लोजेस्ट कलर. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन जो कि हमने बेसिकली निकालना है, विच इज पी क्यू आर. पी क्यू आर is equal to what? It is equal to the area of trapezoidal region. ये जो ग्रीन में है वो मैं इस ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की. तो ये रीजन बन रहा है आपका पी आर एल एम एल. तो पी आर एम एल. इसके अंदर अगर मैं एरिया ऐड कर दूं, इफ आई ऐड द एरिया ऑफ trapezoidal region आर एम एन क्यू, राइट. तो ये आर एम एन क्यू, ये जो रीजन है इसको मैं ऐड कर दूंगा, और फिर मैं एंड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस पी क्यू एन एल वाले ट्रेपेजॉइडल रीजन का जो एरिया है इसको. तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एरिया ऑफ trapezoidal region which is basically P Q N L. सो बेसिकली जब ये प्रूफ आए तो आपने पहले इस डायग्राम को बनाना है. उसके बाद ये तीन जो परपेंडिकुलर डॉटेड लाइंस हैं इनको एक्स एक्सिस पे गिराना है. उन पॉइंट्स को आप कोई भी नाम दे दें, और लॉजिक वही है कि जो दो बड़े ट्रेपीजियम्स बन रहे हैं उनमें से ये वाला जो ट्रेपीजियम इस ये वाला है, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे ट्रायंगल का एरिया रह जाएगा. और फिर फर्दर अगर आप तीनों के फार्मूलाज देखते हैं, जैसे ट्रेपीजियम वन जो कि मैंने इस बाउंड्री के अंदर इनक्लोज आपको बताया था, ये वाला ट्रेपीजियम है, तो उसके एरिया का फार्मूला क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें पी एल और आर एम इस ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल है, उनका एवरेज, और जो उनकी उस ट्रेपीजियम की फिर हाइट बनती है, जो कि बेसिकली एक पैरेलल साइड से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं दूसरी साइड तक, जो कि नीचे एल एम की इक्वल हाइट बन रही है अगर आप इस ट्रेपीजियम को यहाँ से देखो. सिमिलरली इसी तरह मैंने ट्रेपीजियम नंबर 2 के एरिया का फॉर्मूला लिखा है, और फिर मैंने जो ट्रेपीजियम था पर्पल के अंदर मैंने पहले मेंशन किया था, दिस वन राइट हियर, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है. अब नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा कि मैं इन सबको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूंगा. अगर आप नोटिस करो तो ये पी एल लेंथ जो है, जो कि ये लेंथ है, राइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू y1 है, तो इस लेंथ को मैं सिंपली y1 लिख सकता हूँ. इसी तरह से आर एम की वैल्यू को मैं y3 के इक्वल लिख सकता हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, इधर जाते जाते यहाँ पे जो ऊंचाई है मतलब वो y की इक्वल होगी ना, वही लेंथ होगी, तो वो y3 है. So, जब आप इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सब चीज़ों के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे. ये पी एल लेंथ है, ये आर एम है, ये लेंथ जो है ये एल टू एम है. अब एल टू एम लेंथ जो आप निकाल लो, डेफिनेटली आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं ना, तो एम पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट बन रहा है वो x3 बन रहा है, एल का x1 बन रहा है, तो x3 अगर लेट से 5 है और ये 2 है, तो ये बीच में लेंथ क्या होगी? 5 माइनस 2 होगी ना, x2 माइनस x1 होगी. सो आप इस तरह से करके थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सारे जो इनकी लेंथ्स को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप मैंने सिर्फ यही किया है कि जैसे ये y1 प्लस y3 था, मल्टीप्लाई हो रहा था x3 माइनस x1 से, तो आपके पास ये आ गया. सिमिलरली इन दो के न्यूमरेटर्स के अंदर जो टर्म्स आई थी उनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, और सब डिनोमिनेटर्स में 2 आ गया क्योंकि हर जगह 2 था. एंड नाउ इफ यू राइट इट इन वन डिनोमिनेटर, ये वाला माइनस जो है अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके, तो दिस इज द रिजल्ट यू गेट.
अब x1 y1 जो है इट कैंसल्स आउट, x3 y3 gets cancelled out as well. अच्छा जी, x1 y3 कहीं है, x1 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 इसमें मैंने सो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने x वाली टर्म्स पहले लिखी है, y वाली बाद में लिखी है। एग्जाम में भी आप ये करें ताकि एक स्टैंडर्ड वो रहे। जब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x1 है ना, अब मैं सब में देखूंगा x1 किस में आ रहा है। ये x1 वाली एक टर्म है बट उसमें तो y2 है, चलो यार ये बच जाएगी। x2 वाली टर्म्स देखते हैं, x2 वाली और y3 वाली। सो ये टर्म भी मौजूद नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगी, x2 y2 वाली। सो x2 y2, there you go, x3 and y2। सो x3 वाली कोई टर्म है बट उसमें y2 नहीं है, ओके फाइन। x2 y1, um, we have an x2 वाली term but it does not have y1। अच्छा जी, x1 y2, okay we are done। सो फाइनली आपके पास जो टर्म्स बच गई हैं वो ये हैं, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया है और इनमें अगर आप रीअरेंज करते हो, जैसे ये x3 वाली टर्म को x3 के साथ रीअरेंज कर दो, x1 वाली को x1 के साथ कर दो, x2 वाली जो है उसको x2 के साथ कर लो, ये सारी x वाली टर्म्स आप कॉमन ले लो तो you will get 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। And a very fun observation about this is, अगर आपको ये let's say याद नहीं होता, तो अगर आपको मैट्रिसेस याद हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो 3 पॉइंट्स दिए हुए उनको अंदर इस तरह से लिखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और जो थर्ड कॉलम है उसको 1 1 1 कर देना है। इसका डिटर्मिनेंट लो तो वापस यही चीज़ आ जाती है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता, यू कैन रिमेंबर दिस, टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट दिस अगेन। ऑल्सो अगर ये पॉइंट्स को लीनियर हैं, जैसे यहाँ पे P यहाँ पे था, R इस तरह से था, Q यहाँ पे था, तो अगर ये पॉइंट्स को लीनियर होता है कि P यहाँ पे होता, R भी इसके ऊपर होता, Q भी उसके ऊपर होता, तो डेफिनेटली कोई ट्राइंगल ना बनता। एक डॉट होता, एक पॉइंट होता। तो उस केस के अंदर अगर इस मैट्रिक्स में अगर आप देखते हो तो ये सारे एक्स वाई एक हो जाते हैं ना, तो जब भी किसी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम्स एक होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, राइट। सो ये भी एक नेचुरल इसकी corollary है। And anyway, the main point was to prove this formula and we have done it।